हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब उम्मीद करते हैं सबका एग्ज़ाम सही ही गया होगा। तो आज हम लोग आप लोग के अभी जो एग्ज़ाम हुआ हाल ही में 2023 में क्लास 10th हाई स्कूल के साइंस साइंस के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आज हम लोग उस पर बात करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर आप लोग आंसर को देखेंगे क्या सही है। अब उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, टाइम किल ना करते हुए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है साइंस के सेक्शन सी खंड ग में दिया गया है, ये 14 नंबर क्वेश्चन से उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेक्शन सी का, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। सब लोग के पास क्वेश्चन पेपर है ना। अभी हम भी यहाँ पे टिक करेंगे, जो भी आंसर सही होगा आप लोग भी अपना अपना आंसर टिक कर लेंगे और मिला लेंगे कि क्या सही है। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, पौधों में जड़ों द्वारा, इसमें पूछ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ठीक, इसमें अब इंग्लिश पोर्शन में आप भी देख लेंगे CBSE वाले। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाई, इसमें कह रहे हैं कि वाटर मिनरल्स कौन से टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। आप सबको मालूम है कि प्लांट्स में, पौधे में कितने टाइप के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक जाइलम है आपका, एक फ्लोएम है। आपको सबको मालूम है जाइलम से क्या होता है, जल का परिवहन होता है, जल और खनिज लवण का। जल से जाइलम हमने आपको बताया था, जल से जाइलम, जल से जल। ठीक, तो जो जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। ठीक, और जो फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्तियों में जो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है, वह पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। इसका मतलब ये है, आपका ये आंसर कौन सा हुआ है, ये 14 नंबर का, जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, ये आपका ये आंसर आप टिक कर लेंगे, ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर इसका ऑप्शन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। पूछ रहे हैं, इन हेल्दी ह्यूमन द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, कितना होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है बताइए, रक्तदाब क्या है। सबको मालूम है कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है पूरे बॉडी में। ठीक, तो ये रक्तदाब, प्रेशर क्या है बताइए, ब्लड प्रेशर ये है कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस प्रेशर के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी में, क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक, अब ये ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होती है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है मैक्सिमम कितना प्रेशर होता है, मैक्सिमम किस प्रेशर से ब्लड पंप किया जाएगा, वो सिस्टोलिक हो गया। और डायस्टोलिक क्या होता है कि जैसे अब जिस प्रेशर से ब्लड पंप किया जाएगा, सबको मालूम है वो क्या होगा, कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होगा ना। वो जैसे मान लीजिए जो निलय होता है वो क्या करता है, संकुचित होगा, उसके बाद क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, तो एक फ्लो होता है ना ब्लड का, तो हो गया वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा क्या होता है, जब जो रिलैक्स होता है हमारा हार्ट,
जब रिलैक्स होता है तो उस समय का जो मिनिमम जो प्रेशर होता है, सबसे कम प्रेशर, वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, इसका मतलब जो ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें होती है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपको ये बताना है कि स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन है 140 से 90, दूसरा है 140 से 100, फिर तीसरा है 120 से 80, फिर क्या है 150 टू 85। तो सबको मालूम है ये इसका आंसर सी है। यहाँ पे हम भी टिक कर ले रहे हैं, यहाँ भी कर लीजिए, ये आंसर सी है 120 टू 80 mmHg। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, ये सी ऑप्शन ही सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन 120 से 80 mmHg। इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 होता है, जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है, 80 होता है। इसी के साथ आप सुन लेंगे, जो ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य का किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। लिख लेंगे आप। ठीक, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें पूछ रहे हैं कि समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। अब आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि होमोलॉगस ऑर्गन होते क्या हैं, तब तो आंसर देंगे। ठीक, ये आपका इवोल्यूशन जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, जैव विकास। इसमें आपकी दो चीज़ें हैं, एक है होमोलॉगस ऑर्गन, एक है एनालॉगस ऑर्गन। एक है समजात अंग और एक है विषमजात अंग। ठीक, अब ये इसमें आप देखेंगे जो समजात अंग है, इसके नाम में ही क्या है, समजात। अब इसको फंक्शन के आधार पे, इसको स्ट्रक्चर के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन, इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, अब इसमें आप देखते हैं कि ऐसे ऑर्गन जिसकी संरचना सेम हो, जिसकी संरचना एक समान हो, एक समान दिखते हों, पर उसके कार्य जो हैं, उसके फंक्शन जो है अलग अलग हों, वो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग। मगर ऐसे ऑर्गन जिनकी संरचना जो होती है वो एक जैसी हो पर उसके कार्य अलग अलग हो। ठीक, ये आप देख लीजिए क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन। अब इसका उल्टा हो गया, अब जिसके कार्य एक जैसे हों और संरचना अलग अलग हो, वो क्या हो गया, एनालॉगस ऑर्गन। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें दिया है चमगादड़ और पक्षियों के पंख और स्तनधारियों के हाथ। ठीक, अब देखिए पक्षियों के पंख का काम क्या होता है, पंख का काम उड़ना होता है, और हाथ का काम क्या होता है, ग्रेस्पिंग, मतलब हाथ या स्तनधारियों का हाथ जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे कोई भी चीज़ हम ग्रेस्पिंग करते हैं, पकड़ते हैं ना। तो इसका मतलब दोनों का कार्य अलग अलग है ना। जब दोनों का कार्य अलग अलग है तो यही तो क्या हो गया, यही आपका होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, समजात अंग हो गया। बाकी अब तीनों ऑप्शन में आप देखते हैं, चमगादड़ और पक्षियों के पंख, इसका काम भी उड़ना हो गया, चमगादड़ के पंख का काम उड़ना हो गया, पक्षियों के पंख का काम उड़ना हो गया, और पक्षियों और कीटों का पंख, इसका भी काम क्या हो गया, उड़ना हो गया, फ्लाइंग में इसका काम आता है। कीटों और चमगादड़ के पंख, इसका भी काम क्या है, उड़ना हो गया। मतलब तीनों के जो कार्य हैं, फंक्शन है, सेम है ना। तो ये क्या हो गया बताइए, ये एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हो गए, विषमजात। लेकिन जो समजात अंग का आपका पूछा है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी का पंख हो जाएगा और स्तनधारियों का आगे वाला हाथ हो गया। ठीक, ये हाथ हो गया, हैंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने
वह झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। इसमें आपका पूछ रहे हैं कि मेंडल ने जो आनुवंशिकी जेनेटिक्स पर जो प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने मटर का पौधा लिया था, सबको मालूम है, ठीक। और मटर के पौधों में 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। अब उसमें लंबा लंबा पौधा था, ठीक, मटर का लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। उसके बाद आप बीज के कलर में आप क्या देखे थे? सीड में एक झुर्रीदार था, ठीक, और एक गोल था, राउंड सीड, एक राउंड सीड था और एक रिंकल्ड सीड था, झुर्रीदार, ठीक। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताना है कि लंबे तने और झुर्रीदार बीज, इसका जीनोटाइप आपको बताना था, ठीक। इसके जीनोटाइप में आप देखेंगे कि लंबे तने में आप सबको मालूम है कैपिटल टी होता है, ठीक। और झुर्रीदार की बात होगी तो स्मॉल आर होता है, ठीक। अगर राउंड सीट की अगर बात होती है तो कैपिटल आर हो जाएगा कैपिटल आर। और अगर बौने पौधे की बात होगा, ड्वार्फ प्लांट्स की बात होगी, तो क्या हो जाएगा उसका? स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें लंबे तने का पूछ रहा है तो कैपिटल टी हो गया, और झुर्रीदार का पूछ रहा है, रिंकल्ड का पूछ रहा है, झुर्रीदार का, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको अभी हम इसको टिक करके इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर? कैपिटल टी और स्मॉल आर हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आप देखते हैं, इसमें है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें पूछ रहे हैं कि बाइनरी फिजन के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। अब देखिए पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन। इसमें ऑप्शन आपको दिया है क्या? अमीबा, प्लाज्मोडियम, ब्रायोफिल्म और पोटैटो, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप लोग देखेंगे अगर बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन का मतलब आप पूछेंगे क्या होता है सर? देखिए रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें युग्मक इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब इन्वॉल्व होकर जब दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो यह क्या है बताओ? यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें गैमेट्स की वजह से क्या होता है? इसमें प्रजनन नहीं होता है, ठीक। ये अलैंगिक जनन है। इसमें डायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट उसके बॉडी से डायरेक्ट उसके नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आप देखते हैं अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, उसमें से एक आपका क्या है? विखंडन विधि, फिजन, ठीक। अब इसमें आप देखते हैं बाइनरी फिजन है और एक होता है मल्टीपल फिजन होता है, बहुखंडन। तो इसमें आपका पूछ रहा है द्विखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन पूछ रहा है। तो देखिए द्विखंडन, अब बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? इसमें बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है बताइए? कि जब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करके 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, बाइनरी मतलब 2, ठीक, 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो क्या हो गया बताइए? बाइनरी फिजन हो गया, ठीक। तो अब इसके एग्जांपल आप देखिए, बाइनरी फिजन किस में होता है? जैसे अमीबा में हो गया, पैरामीशियम में हो गया, लेशमानिया में हो गया, ठीक। तो और कुछ बैक्टीरिया में भी होते हैं, कुछ जीवाणु में भी होते हैं। तो आपका इसमें पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया अमीबा। देखिए द्विखंडन विधि द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? अमीबा में। अगला ऑप्शन देख लीजिए इसी में, तो इसका यही ऑप्शन सही हो गया आपका। ए ऑप्शन क्या दिया है? अमीबा में क्या होता है? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन। अब इसके और ऑप्शन हैं, सुन लीजिए इसमें क्या क्या होता है। बी ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम में, इसमें कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन द्वारा होता है, बहुखंडन विधि द्वारा होता है, किसमें? प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है। ब्रायोफिल्म में होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा होता है,
समझ में आया। इसमें जो पत्ती होती है, ब्रायोफिल्म की पत्ती सबने देखा होगा, पत्ती के ऊपर इसमें जड़ें निकलती हैं और इसी जड़ों के ऊपर इसके नए प्लांट्स का विकास होता है। तो क्या हो गया, ब्रायोफिल्म हो गया। उसके बाद आलू में जो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है। आलू क्या होता है, आलू एक तना है, क्या है, तना है, स्टेम है, समझ में आया। तो ये आलू में किसके द्वारा होता है बताइए, ट्यूबर के द्वारा होता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया, अमीबा में। किसके द्वारा हुआ, द्विखंडन विधि के द्वारा लैंगिक जन्म किसमें होता है, अमीबा में। तो आप 18 नंबर का ए ऑप्शन सही कर लेंगे और बाकी सबका हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक, इसमें पूछ रहे हैं चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट वेल्थ द फेमस चिपको मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल पीपल इन, ऑप्शन दिया गया है गढ़वाल एरिया ऑफ हिमालयस, अरावली एरिया ऑफ राजस्थान, नीलगिरी एरिया ऑफ साउथ इंडिया, और अगला ऑप्शन है लास्ट मध्य प्रदेश। इसमें ये पूछ रहे हैं जो चिपको मूवमेंट हुआ था ये किस जगह पर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट है क्या, तब तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए इसका जैसे नाम है चिपको, चिपको का मतलब चिपकना हो गया ना, नाम से ही पता चल रहा है चिपको। तो देखिए ये पहले तो आप ये जान लीजिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए, वन संरक्षण से। किससे, वन संरक्षण से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी स्टोरी आप हल्का सा सुन लेंगे। देखिए कुछ गढ़वाल हिमालय के पास में जगह है, वहाँ पे कुछ लोग जंगल काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, आते थे पेड़ काट के लेके चले जाते थे। ठीक, तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे, तो वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन भी लिए कि आप पौधे मत काटिए, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। एक बार क्या हुआ, उस गांव में कोई नहीं था, तो वहाँ की खाली महिलाएं थी, औरतें थीं। तो अब उनको वो रोक रहे थे, वो पेड़ काटे जा रहे थे, मान ही नहीं रहे थे कुछ लोग आके। तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ की महिलाएं जो हैं पौधों को चिपक के ऐसे खड़ी हो गई, बोली कि पहले मुझे काटोगे तभी ये पौधे काटोगे, तुम पेड़ काट के ले जाओ, जंगल काटोगे, जंगल काटने से पहले मुझे काट के जाना पड़ेगा, उनका ये कहने का मतलब था। तो इस दौरान जो है, तो वहाँ पे औरतों ने पेड़ नहीं काटने दिया। तो वहाँ की उस समय सरकार थी, वहाँ पे उत्तराखंड की ये बात है, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी की वहाँ पे सरकार थी उस समय। तो उन्होंने 1972 में 1972 में एक आंदोलन को यहाँ पे इसको लीगलाइज्ड किया, इसको कानून बनाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के इसके तौर पे यहाँ पे। तो चिपको मूवमेंट, इसलिए ये उस समय वहाँ पे ये होने लगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पे, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ये इसके वजह से, ये जो चिपको मूवमेंट के वहाँ के जो महिलाओं का ये योगदान रहा फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, इसके। अच्छा, वहाँ पे जो एक महिला थी अमृता देवी, उनका क्या नाम था, अमृता देवी बिश्नोई परिवार से संबंधित रखती थी, अपना संबंध रखती थी। तो इस वजह से अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी दिया गया। जैसे कि जो भी पर्यावरण संरक्षण में अपना काम करता है, जंगल काटने में, जंगल को काटने नहीं देता, पेड़ पौधों को विकास के लिए जो प्रेरित करता है, उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ये किससे संबंधित है बताइए, चिपको मूवमेंट से। अच्छा, चिपको मूवमेंट का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना, ये क्या है, पौधों को न काटने देने के लिए ये क्या है, एक मुहिम है। ठीक है, ये 1972 में चिपको मूवमेंट का ये इसको लीगलाइज किया गया था, उत्तराखंड सरकार ने किया था। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इसको। ठीक, किस कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से। तो आपका 19 का ए आंसर हो गया। ये आपका स्थानीय निवासियों द्वारा वन को बचाने के लिए कौन सा मूवमेंट होता है, चिपको मूवमेंट होता है। और ये ऑप्शन आपका सही होगा, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में।
19 का ए ऑप्शन सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एमसीक्यूज का, बहुविकल्पी प्रश्न का, विज्ञान सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है बताइए? जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे उपस्थित होती हैं आपको बताना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, कौन से आर्गन में, जो हमारा आहार नाल होता है, आहार नाल के कौन से अंग में जो होती हैं जठर ग्रंथियाँ उत्पन्न उपस्थित होती हैं। ऑप्शन दिया गया है छोटी आंत, आमाशय में, अग्नाशय में या बड़ी आंत में। ठीक, बताइए क्या होगा? सबको मालूम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, नाम से ही गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है? पेट ना, पेट मतलब क्या है? आमाशय, स्टमक। तो कहाँ पे उपस्थित होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? आमाशय में, स्टमक में उपस्थित होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? जूस का, गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं, आमाशयी रस का। ठीक, अब इस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, यही एंजाइम जो होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें कौन कौन, सबको मालूम है गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो रेनिन होता है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कौन से प्रोटीन को? मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसिन प्रोटीन। उसके बाद जो लाइपेज होता है सबको मालूम है क्या है? फैट है, वसा है, वसा को। ठीक, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें एंजाइम होते हैं, सबको मालूम है। तो आपको ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया है सबको मालूम है ना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से ग्लैंड हैं। तो जैसे पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और यहाँ पे स्टमक में कौन सा निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 20 का कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें भी इसमें जो रस पाया जाता है, जो जूस पाया जाता है उसका नाम होता है शक्कस इंटेरिकस। इसमें भी एंजाइम्स निकलते हैं ना, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। यहाँ पे भोजन का पाचन यहीं पे समाप्त हो जाता है ना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आपने ये देखा लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग इसके भी होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, जिसको ग्रहणी बोलते हैं ना, ग्रहणी, ड्यूडेनम। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। बाकी ये इसके विज्ञान के साइंस का आपका जो है सेक्शन सी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो विकल्पी प्रश्न, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, आप लोग अपना मिला लेंगे। अब इसको आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सुनिए, 1-2 बार और सुनेंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे आगे के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।